वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर। और दोस्तों, हम लोग कर रहे थे चैप्टर क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और ये है पार्ट नंबर 6। इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। और बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी के बारे में, जहां पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसी मेटल को उसके अर्थ क्रस्ट में से यानी हमारे नेचर में से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अकरेंस ऑफ मेटल में बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे नेचर में मेटल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फिर हम उन मेटल्स को अपने यूज़ के लिए कैसे वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, हमको पता है कि हमारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं, ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह से जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, हमको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, वो ये है कि जो सोर्स ऑफ मेटल्स है, यानी हमको जो मेटल्स मिल रहे हैं उनका जो बेसिक सोर्स है, जो मेन सोर्स है, वो क्या है? हमारा अर्थ का क्रस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अर्थ क्रस्ट है, इसमें जो भी हमको एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स नेचुरली मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं मिनरल्स। तो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? दो नया टॉपिक। क्या क्या है? मिनरल्स और ओर्स। तो देखिए, द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि जैसा अभी हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया, सेम चीज कह रहा है कि वो नेचुरल मटेरियल्स जिसमें मेटल्स या फिर उसके कंपाउंड्स हमको मिले, कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से या फिर अर्थ से, उसको हम लोग कहते हैं मिनरल्स। अभी जो मिनरल है, इसी के एक पर्टिकुलर पार्ट को कहते हैं ओर। तो ओर क्या होता है? देखिए, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। ये प्रॉफिटेबली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ओर बेसिकली आपका ये होता है कि वो मिनरल्स जिसमें से हम मेटल को तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पर वो कैसा हो रहा है? कन्वीनियंटली, आराम से हम ले रहे हैं, और प्रॉफिटेबली मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसे का खेल है यहाँ पर, तो उसको हम कह देंगे ओर्स होते हैं। तो क्या है, अगर ये मिनरल्स है तो मिनरल्स के एक पर्टिकुलर पार्ट को हम कह रहे हैं ओर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, पर और मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सिर्फ उन्हीं को हम ओर कहेंगे जिससे हम लोग प्रॉफिटेबली अमाउंट में हमारे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, जिससे हमको प्रॉफिट हो, उसको हम कहेंगे ओर। तो जैसे क्या होता है ना कि कुछ जगहों पर ये जो आपका मिनरल्स है, यहाँ पर हमको वेरी हाई परसेंटेज ऑफ एक पर्टिकुलर मेटल मिल जाता है। क्या होता है? जब कोई एक पर्टिकुलर मेटल हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर मिनरल में मिल जाता है, तो उस मिनरल को हम लोग नाम दे देते हैं ओर्स। अब जब हमको बेसिकली रिएक्टिविटी का आइडिया लग गया है, तो हमको ये समझ में आ गया है कि जो हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब क्या होता है ना कि जो कुछ मेटल्स हैं आपके, वो अर्थ क्रस्ट में आपको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। फ्री स्टेट में बेसिकली वो सारे मेटल्स मिलते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं। कम रिएक्टिव होने की वजह से वो हमको फ्री स्टेट में डायरेक्टली मेटल्स हमको मिल जाते हैं। पर वहीं कई सारे मेटल्स ऐसे हैं जो हमको कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, यानी वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते। अब जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, तो अगर उसमें ध्यान दें, ऊपर क्या रहते थे आपके? हाईली रिएक्टिव मेटल्स रहते थे, और नीचे आते आते क्या हो जाते थे? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हो जाते थे। अभी जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, यही आपके नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जो मेटल्स हैं वो डायरेक्टली हमको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हमको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। और वहीं पर ये जो कॉपर और सिल्वर है ना, ये हमको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। मतलब कॉपर और सिल्वर फ्री स्टेट में भी मिलते हैं कई जगह, और कई जगह कंबाइंड स्टेट्स में इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स हमको मिल जाते हैं। और ये जो कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे ना, ये क्या होंगे? या तो सल्फाइड के साथ कंबाइन हो जाएंगे या फिर ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? सल्फाइड और या फिर ऑक्साइड और। कौन कौन? हम यहाँ Ag और Cu की बात कर रहे हैं, मतलब सिल्वर और कॉपर की बात कर रहे हैं कि ये सल्फाइड या फिर ऑक्साइड और के भी फॉर्म में हमको कई जगह कंबाइंड स्टेट में मिल जाते हैं। अब वहीं पर जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो हाईली रिएक्टिव मतलब जब नेचर में वो मिलेंगे तो हमको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन हो चुके होंगे, हमको कंपाउंड स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं? आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया।
अब हमने क्या कर लिया, हाईली रिएक्टिव डिस्कस कर लिया मेटल्स को और लीस्ट रिएक्टिव डिस्कस कर लिया। अब बचे आपके कौन से, बीच के मेटल्स, यानी मॉडरेटली रिएक्टिव। और इस मॉडरेटली रिएक्टिव में क्या क्या आ जाएंगे आपके, जैसे जिंक हो जाएगा, फिर आयरन भी आपका मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, फिर लेड हो गया, टिन हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, यानी मीडियम रिएक्टिव। ना तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ना ही बहुत कम लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये क्या होता है, हमको मेनली सल्फाइड, ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। किसके किसके, सल्फाइड, ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में। अब क्या होता है ना कि जो ओर्स ऑफ बहुत सारे मेटल्स हैं, यानी ज़्यादातर मेटल्स के ओर्स जो हैं वो ऑक्साइड के होते हैं। और वो उसका होने का रीज़न भी है, रीज़न ये है कि ऑक्साइड क्या है, आपका ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और ऑक्साइड जो है आपका हाईली रिएक्टिव भी होता है। तो इसकी वजह से ये ज़्यादातर मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कंबाइंड स्टेट में ऑक्साइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, हम रिएक्टिविटी के बेसिस पर तीन कैटेगरी बांट सकते हैं। एक तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, फिर यहाँ हमने डिस्कस किया मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का, और फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, यानी तीन कैटेगरी में हम मेटल्स को डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। अब क्योंकि रिएक्टिविटी यहाँ अलग अलग है, जाहिर सी बात है कि जो टेक्निक्स होंगी इन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की इनके ओर से, वो भी अलग अलग होगी, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होंगे इसको एक्सट्रैक्ट करने के। तो देखिए बच्चों, हम कर क्या रहे हैं, हम पहले ओर ले रहे हैं और ओर में से उस मेटल को ऑब्टेन कर रहे हैं। अब ओर में से मेटल ऑब्टेन करने के मेथड को, प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन। और वहीं पर जो वेरियस प्रोसेस होते हैं किसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, उनके ओर से और साथ में रिफाइनिंग, उसको हम कहते हैं मेटलर्जी। अभी जो मेटलर्जी है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग फिर से क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, और आगे अगर आप लोग बीटेक वगैरह में जाते हैं तो मेटलर्जी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेटलर्जी की एक अलग से ब्रांच ही होता है बीटेक में। जैसे आप लोग सुने होंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसी तरीके से आपका मेटलर्जी भी एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग होता है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में क्या होता है, तीन स्टेप होता है। पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि एनरिचमेंट ऑफ ओर। सेकंड प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर फर्स्ट स्टेप में मिला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल में इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर लास्ट स्टेप होता है रिफाइनिंग, यानी प्यूरिफिकेशन। हमको क्या होता है, यहाँ तक इम्प्योर मेटल मिलता है, अब इम्प्योर मेटल से हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं, प्यूरिफिकेशन कहते हैं, और फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो हमको प्योर मेटल मिलता है। अब ये प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए कहाँ से, इसके ओर से कई सारे स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स का हम क्या करते हैं, एक टेबल देख लेते हैं समरी के फॉर्म में, फिर उसके बाद हम एक एक करके उसको डिटेल में भी समझेंगे। तो देखिए बच्चों, ये है टेबल। पहले क्या है, हमारे पास ओर होता है। ओर क्या है, एक तरह से हमारा मिनरल है, प्रॉफिटेबल जो मिनरल होते हैं उसको हम लोग ओर कहते हैं। तो उसका पहला स्टेप क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर हम जिसे पढ़े थे अभी एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब देखिए हमारे मेटल्स बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी हमने तीन पार्ट में डिवाइड करते क्या थे, एक तो लो रिएक्टिविटी पर, फिर जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले थे, और फिर जो लार्ज रिएक्टिविटी वाले थे। लो रिएक्टिविटी में क्या क्या थे, आपका गोल्ड था, सिल्वर था, प्लैटिनम था और कॉपर था। मीडियम रिएक्टिविटी वाले में जिंक, आयरन, लेड थे। और जो हाई रिएक्टिविटी वाले थे वो क्या थे, जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होते हैं ये सब थे, मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो देखिए इसको हम साइड टेबल से भी देख सकते हैं। ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या है, बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटीज मेटल्स को अरेंज करा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो ऊपर है। तो देखिए ये जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, ये सब आपके आ गए हाईली रिएक्टिव मेटल में। और इनको प्रोसेस करने में जो इनका मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करते हैं। फिर जो आपके मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, मतलब जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। कॉपर को क्या है, दोनों केस में भी रख देते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कॉपर और प्लैटिनम क्या थे, आपके कई जगह फ्री स्टेट में भी मिल रहे थे और कई जगह कंबाइंड स्टेट में मिल रहे थे। तो देखिए मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए क्या करते हैं, रिडक्शन यूजिंग कार्बन। और जो आपके लीस्ट रिएक्टिव हैं, जो आपके फ्री फॉर्म में मिल रहे हैं, उसके लिए क्या कह रहा है कि फाउंड इन फ्री स्टेट या फिर फाउंड इन नेटिव स्टेट। अब जब हम लोग इस प्रोसेस को अंदर डिटेल में समझेंगे ना,
तो ये जो 3 स्टेप है इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए हाई रिएक्टिविटी में फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन का, यह हमने बताया ही, और उसके बाद हमको प्योर मेटल मिल जाता है। जो आपके मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, 2 प्रोसेस होता है, या तो हम कार्बोनेट और होगा या तो सल्फाइड और होगा। मतलब अगर उसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है तो उसमें ये मेथड अप्लाई करेंगे, और सल्फाइड आयन प्रेजेंट है यानी उसके अंदर अगर सल्फर है तो उसके लिए हम लोग इस साइड वाला जो प्रोसेस है उसको प्रेफर करेंगे। तो कार्बोनेट और में क्या करते हैं हम लोग, कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं, और ऑक्साइड में रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद हमको क्या मिलता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, यानी मेटल का ऑक्साइड मिलता है। अब जब मेटल और ऑक्साइड है तो क्या करेंगे, इससे ऑक्सीजन हमको हटाना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे इस मेटल का, तो रिडक्शन टू मेटल। और जो रिड्यूस्ड मेटल मिलेगा यहाँ पर, ये मिलेगा हमको इम्प्योर फॉर्म में। अब इस इम्प्योर फॉर्म से क्या करेंगे, हमको प्योरिफिकेशन कर देंगे मेटल का, जिससे हमको एंड में क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक। अब इसी तरह जो आपके लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली सल्फाइड और होता है, हमने डिस्कस किया था। सल्फाइड और के लिए क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, जैसा इस केस में कर रहे थे। रोस्टिंग के बाद आपको इम्प्योर मेटल मिलेगा, उससे उसको आप प्योर करेंगे, और उसके बाद फाइनल जो है मतलब रिफाइनिंग करके आप प्योर मेटल को ऑब्टेन कर लेंगे। अब क्या करते हैं, एक एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं, ताकि आपको जो सारा प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेप होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मतलब क्या हो गया आपका, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखिए हमको पता है कि अर्थ क्रस्ट में हमको ओर तो मिल जा रहा है, पर ये जो हमको ओर मिल रहा है इसमें क्या होगा, बहुत सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, यानी बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जो हमको नहीं चाहिए। अब इम्प्योरिटीज क्या हो गई, जैसे सॉयल हो गया, सैंड हो गया, तो ये सब हो गए आपके इम्प्योरिटीज। और ये जो इम्प्योरिटीज है इसके लिए एक अलग नाम दिया जाता है। अलग नाम क्या दिया जाता है, गैंग, या फिर गंगू भी कई जगह कहते हैं इसको। तो गैंग कहते हैं। गैंग क्या होते हैं, बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं, वो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको ओर में नहीं चाहिए, जो हमको मेटल के एक्सट्रैक्शन में नहीं चाहिए। तो अगर डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल। जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज हैं जैसे सैंड हो गया, रॉकी मटेरियल हो गया, अर्थी पार्टिकल्स हो गए, लाइमस्टोन, मीका एटसेट्रा, ये सब क्या है, आपके इम्प्योरिटीज हैं। तो ये सब जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी ओर में, इनको हम लोग कहते हैं गैंग। अब ये जितने भी इम्प्योरिटीज हैं या फिर ये जो गैंग है, इसको हमको क्या होना है, रिमूव करना पड़ता है। अब ये जो प्रोसेस होते हैं अलग अलग गैंग को रिमूव करने के लिए, कहाँ से, इनके ओर से, वो डिफरेंट होते हैं, और वो बेस्ड होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, गैंग का और का। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, आप लोग एक बार फिर से समझिए। आपके पास जो है वो है, आपको मिल रहा है और साथ में इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो सिर्फ और चाहिए, आपको इम्प्योरिटीज नहीं चाहिए। तो इनको हमको क्या है, सेपरेट करना होगा, अलग करना होगा, यानी और को अलग करना होगा और इम्प्योरिटीज को अलग करना होगा। अब ये दोनों को अलग करने के लिए क्या करेंगे, हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, यानी जो उसमें अंतर होगा, उस बेसिस पर हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब जो डिफरेंट टेक्निक्स होती है इनको अलग करने के लिए, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे, जहाँ पर आप लोग मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये टॉपिक आएगा। अभी बस आपको ये समझना था कि जो पहला स्टेप होता है वो होता है इम्प्योरिटीज़ को, जिसको हम लोग कहते हैं गैंग पार्टिकल्स भी, इसको अलग करना और से। अब जैसा हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल्स को, तो अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो है लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, यानी जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव है, जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनका देखेंगे एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मेटल्स लो है एक्टिविटी सीरीज में, यानी क्या है, ये अनरिएक्टिव हैं। तो क्या होता है बच्चों, अनरिएक्टिव या फिर लो इन रिएक्टिविटी होने की वजह से जो ये मेटल्स हैं ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो सल्फाइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ऑक्साइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी देखा था। तो देखिए यहाँ पर हमने लीस्ट रिएक्टिव की बात की थी कि क्या होते हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये सब आते हैं। और यहाँ पर एक मर्क्यूरी भी आप लोग इंक्लूड कर लीजिए, मर्क्यूरी भी आएगा इसमें, क्योंकि आपको पता है मर्क्यूरी की क्या होता है, लो रिएक्टिविटी होता है। तो देखिए इसका हमने क्या डिस्कस किया था कि ये सल्फाइड या फिर ऑक्साइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो अब हमारा टारगेट क्या रहता है कि जो सल्फाइड या फिर ऑक्साइड पार्ट मेटल के साथ अटैच्ड है, इसको हम अलग कर दें। अब इसको अलग करने के लिए, क्योंकि ये लो इन रिएक्टिविटी है ना, तो
तो ये इजीली अलग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हीटिंग करने से। बस नॉर्मल आप इसे हीटिंग करेंगे तो जो आपका ऑक्साइड पार्ट अटैच्ड है वो अलग हो जाएगा और आपको मेटल फिर यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ जो मेटल मिलेगा ना, ये आपको प्योर मेटल नहीं मिलेगा, ये जो मेटल मिल रहा है ये इम्प्योर मेटल मिलेगा। अब इस मेटल को प्योर करने के लिए आगे जो है प्योरिफिकेशन प्रोसेस किया जाएगा, पर वो नेक्स्ट स्टेप में आता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ मेटल को ऑब्टेन करना, इसके सल्फाइड और ऑक्साइड ओर से। अब देखिए यहाँ पर दो नए पॉइंट्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? एक होता है प्रोसेस आपका कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। अभी जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस है ना, ये मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज में तो यूज होते ही हैं, साथ में जो मिडिल वाले मेटल्स होते हैं, मतलब मेटल्स मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज, उसमें भी ये दोनों प्रोसेस आपका यूज होता है। तो चलिए अब इसका मीनिंग एक एक करके समझते हैं कि कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है और रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए, आपस में दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, और सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जो हमारा कंसनट्रेटेड ओर मिला था, जो हमने सबसे पहले स्टेप किया था कंसनट्रेटेड ओर का, उसको ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारे दोनों स्टेप हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है कि जो हमारे कंसनट्रेटेड ओर मिले थे फर्स्ट स्टेप के बाद, उसके बाद ये क्या करता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस, ये इस कंसनट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका ये फर्स्ट पॉइंट है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, जो हम कार्बोनेट ओर होता है, कार्बोनेट ओर, इसको हम लोग हीट करते हैं। जो दोनों प्रोसेस है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, दोनों में हीट करते हैं, बस हीट करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो कार्बोनेट ओर को हम हीट करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मेटल ऑक्साइड में। ठीक, अब देखिए अंतर क्या आता है कि जो कार्बोनेट ओर को हम लोग हीट करें ना, जो हीट करने का मेथड है ये क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, या फिर कई जगह लिखा रहता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर। और ये जो हीटिंग होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग होता है, ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हम लोग हीटिंग करते हैं। तो अगर आपको डिफाइन करना हो या फिर बस समझना हो कि कैल्सिनेशन क्या होता है, तो कैल्सिनेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम लोग कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग से। और जो कैल्सिनेशन है इसकी खास बात क्या है कि जो हीटिंग प्रोसेस है वो इन एब्सेंस ऑफ एयर हो रहा है, यानी एयर की एब्सेंस में हो रहा है, एयर वहाँ पर नहीं है, या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में हो रहा है। जो हमारा एयर है वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, कम अमाउंट में है। अब इसी तरह जो हमारा सेकंड पॉइंट था रोस्टिंग, रोस्टिंग में क्या करते हैं, जैसे यहाँ कार्बोनेट ओर था, यहाँ पर हम लेते हैं सल्फाइड ओर, और इस सल्फाइड ओर को भी हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और हीट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड, जैसे इस केस में था। तो देखिए ये इसलिए प्रोसेस सेम है क्योंकि दोनों केस में हम क्या कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन कर रहे हैं। अब यहाँ जो हीटिंग करने का मेथड है वो डिफरेंट है। यहाँ हीटिंग कैसा होता है आपका, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पर एयर की प्रेजेंस में होता है। ऊपर वाले केस में क्या था, इन एब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर। पर यहाँ पर क्या है, जो हम सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड में, ये कौन सा प्रोसेस है, यहाँ रोस्टिंग प्रोसेस की डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो रोस्टिंग प्रोसेस में क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर, ये आपका मेन पॉइंट था। कार्बोनेट में क्या होता है, एब्सेंस या फिर लिमिटेड, और रोस्टिंग में है प्रेजेंस ऑफ एयर। और ये दोनों प्रोसेस सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड को ऑब्टेन कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ ना, इसको बस रिड्यूस कर देते हैं, इसका रिडक्शन कर देते हैं, जिससे ऑक्साइड पार्ट जो है, ऑक्सीजन पार्ट जो है वो अलग हो जाता है और हमको सिर्फ मेटल मिलता है। अब जो रिडक्शन है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। कई जगह आप कार्बन वगैरह का यूज करके रिड्यूस करते हैं, और कुछ सिंपल केस में क्या करते हैं, सिंपल हीटिंग से आपको मेटल ऑब्टेन हो जाता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो लो इन रिएक्टिविटी सीरीज के लिए क्या होता है, आपको सिंपल हीटिंग का करना पड़ता है। आप सिंपल हीटिंग करेंगे तो आपको जो मेटल ऑक्साइड मिला है वहां से आपको मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हो गया थ्योरी पार्ट। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और एक्चुअल रिएक्शन देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मर्क्यूरी मेटल का, कि मर्क्यूरी मेटल में क्या करते हैं। तो मर्क्यूरी मेटल में क्या होता है, जो ओर लेते हैं उसका नाम होता है सिनेबार, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है HgS, यानी ये मर्क्यूरी का सल्फाइड होता है। अब इस HgS से मर्क्यूरी के एक्सट्रैक्शन में दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारा HgS है, मर्क्यूरी का जो सल्फाइड है, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट इसमें कौन सा मेथड होता है, रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग भी मेंशन कर लीजिए। और ये जो रोस्टिंग करते हैं ना, ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। तो एयर में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो एक तरह से ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है। तो O2 प्लस HgS, इसका जब रोस्टिंग होता है, हीट करते हैं, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड मिल जाएगा।
और साथ में SO2 गैस रिलीज होता है। अब देखिए ये तो SO2 गैस है, ये तो अलग हो जाएगा, बचेगा ये HGO। अब हमारा एम क्या है कि इस HGO से हमको Hg चाहिए, ये मर्क्यूरी चाहिए। तो अब देखिए इसका हम लोग ने क्या स्टेप पढ़ा था कि इसको सिंपल हीटिंग करते हैं इसका रिडक्शन के लिए। अब रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमको पता है किसी भी मॉलिक्यूल में से या किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। तो ठीक इसीलिए क्या करेंगे, जो हमारा HGO मिल रहा है इसको हम लोग हीट करेंगे और इस हीट करने के स्टेप को बोलेंगे रिडक्शन। ठीक बच्चों, तो क्या होगा रिडक्शन करके आपको Hg मेटल जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिसलिए आप लोग ये पूरा कर रहे थे, ये देखिए Hg आपको चाहिए था, तो ये Hg मेटल मिल जाएगा। साथ में ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस क्या है, गैस के फॉर्म में आपको रिलीज हो जाएगा। तो एंड में जो आपको मिल रहा है प्रोडक्ट वो रहेगा Hg, यानी मर्क्यूरी मेटल। अब देखिए बच्चों ये आपका क्या था, ये एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है Hg और O2 में। और यहाँ जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ना, जो सेकंड स्टेप में, वो अप्रॉक्स 300 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। बच्चों जैसे हम लोग मर्क्यूरी का पढ़े, ठीक इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एक बार कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर का जो ओर होता है उसका नाम होता है कॉपर ग्लैंस। क्या होता है, कॉपर ग्लैंस। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cu2s, यानी ये भी एक सल्फाइड ओर है। वैसे ऐसे में जो कॉपर के ओर्स हैं वो कई सारे होते हैं, पर जो हमारा कॉपर ग्लैंस है ना, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ओर्स है। इसमें क्या होता है, आपका ज़्यादा प्रॉफिटेबल अमाउंट में कॉपर जो है आपको ऑब्टेन होता है। अब यहाँ से एम क्या रहता है कि कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट कर लें और सल्फर जो है इस पार्ट को अलग कर लें। तो यहाँ पर भी जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, यहाँ पर भी दो स्टेप होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, जो Cu2s है इसको हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करेंगे। ठीक बच्चों, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे रोस्टिंग। इससे क्या होगा, जो आपका सल्फर है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर SO2 के फॉर्म में अलग हो जाएगा। SO2 क्या है, आपका गैस होता है, तो गैस के फॉर्म में ये अलग हो जाएगा और बचेगा यहाँ कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड होता है Cu2O। ठीक बच्चों, अब क्या है, Cu2O मिला, अब हम क्या करेंगे, Cu2 का रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन कराने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन पार्ट है ये अलग हो जाएगा और जो हमें कॉपर मेटल का रिक्वायरमेंट है ये हमको मिल जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है इसको रोक देते हैं। तो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ Cu2O बन गया है तो क्या होगा, आपका Cu2s प्लस ये जो Cu2s है यही कन्वर्ट हो रहा है Cu2O में, तो कुछ अमाउंट ऑफ Cu2s प्लस ये जो Cu2O कन्वर्ट हुआ ये आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको हीट किया जाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, सल्फर यहाँ पर फिर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर SO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा गैस के फॉर्म में, और यहाँ हमको कॉपर जो हमको मेटल चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ तक था आपका एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मिडिल में जो आपके मेटल्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब इसमें जो मेजर मेटल्स होते हैं वो हैं आपके आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया। और ये सब ज़्यादातर किस फॉर्म में होते हैं, या तो ये सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या तो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो देखिए बच्चों, मेन एम क्या रहता है कि इस सल्फाइड ओर या फिर कार्बोनेट ओर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ऑक्साइड ओर में, क्योंकि ऑक्साइड ओर से आपको डायरेक्ट मेटल ऑब्टेन करना ईजी होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से भी हम कर सकते थे मेटल का एक्सट्रैक्शन, पर ये वाला स्टेप उतना ईजी नहीं होता, इसलिए कन्वीनियंट यही रहता है कि पहले इसका हम ऑक्सीडेशन वगैरह करा के इसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लें, फिर ऑक्साइड ओर से क्या करेंगे, रिडक्शन कर लेंगे। रिडक्शन से जो आपका ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा और आपको जो मेन मेटल आपको चाहिए वो ऑब्टेन हो जाएगा। अब ये वाला जो स्टेप है ये हमने लास्ट पेज पे जो इसके पहले वाला टॉपिक है वहाँ कवर कर लिया कि सल्फाइड ओर या फिर कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो होता है कैल्सिनेशन या फिर दूसरा होता है रोस्टिंग, और वो डिपेंड करेगा कि हम सल्फाइड ओर ले रहे हैं या कार्बोनेट ओर। उस ओर के बेसिस पे हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग जो प्रोसेस है उसको करवा देते हैं। और ये दोनों में मेजर डिफरेंस ये रहता है कि फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो आपका रोस्टिंग था इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर, और जो कैल्सिनेशन है इसमें या एब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दो केस पढ़ लेते हैं जिंक ओर का। जिंक ओर का क्या, पहले हम सोच लेते हैं कि जिंक का सल्फाइड ओर है हमारे पास, और सेकंड केस में हमारे पास जिंक का कार्बोनेट ओर है।
तो जो फर्स्ट केस है, यानी जब हमारे पास जिंक का सल्फाइड हो रहा है, इस केस में क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम लोग हीट करेंगे। हीट करने से आपका क्या होगा, जिंक का ऑक्साइड मिल जाएगा। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मेटल ऑक्साइड फॉर्म करना, और मेटल ऑक्साइड के साथ जो आपका सल्फर है, ये सल्फर पार्ट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करके अलग हो जाएगा। अब अगर हमारे पास कार्बोनेट का ओर है, तो कार्बोनेट ओर में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर या फिर इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर। इससे क्या होगा, आपका जिंक मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, और साथ में जो CO2 है वो अलग हो जाएगा। CO2 गैस है तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमको मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। अभी जो फर्स्ट स्टेप था जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर था, ये हो गया आपका रोस्टिंग, ठीक। और जो आपका सेकेंड है, सेकेंड मेथड ये वाला, जहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर यूज कर रहे हैं, ये हो गया कैल्सिनेशन। तो ये था बेसिक डिफरेंस, जहाँ पर आपने एग्जाम्पल के साथ भी इसको समझ लिया। और ये भी याद रख लीजिए कि जो कार्बोनेट हो रहे हैं उनके लिए ज़्यादातर कैल्सिनेशन मेथड ही यूज़ किया जाता है, और जो सल्फाइड हो रहे हैं उनके लिए रोस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमको मेटल ऑक्साइड मिला, इससे हम लोग रिडक्शन करें, इसका रिडक्शन करें, और जो ऑक्सीजन पार्ट है इसको सेपरेट आउट कर लें। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट केस हमने पढ़ा था जहाँ पर मेटल स्लो इन एक्टिविटी सीरीज थे, वहाँ पर डायरेक्टली हीट करने से क्या हो रहा था, आपका जो ऑक्सीजन वाला पार्ट था वो अलग हो जा रहा था। पर यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स का। अब रिड्यूसिंग एजेंट में जो आपका मेन रिड्यूसिंग एजेंट है वो होता है कार्बन, या फिर जिसे हम लोग कोक भी कहते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, और ज़्यादातर जगह क्या होता है, आपका कार्बन या फिर कोक का ही यूज़ किया जाता है। अब समझने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमको क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर मिल गया, या फिर यहाँ पर भी हमको जिंक ऑक्साइड मिल गया था। अब क्या करेंगे, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं कार्बन के साथ या फिर कोक के साथ, जिसका सिंपल फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, C। इससे रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा जिंक ऑक्साइड का, और आपको जिंक मेटल मिल जाएगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये गैस के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था आपका मेटल ऑब्टेन करना, जिंक मेटल ऑब्टेन करना, वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। अभी जो कार्बन है ये तो एक मेजर रिड्यूसिंग एजेंट है ही, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वहाँ से मेटल को ऑब्टेन कर रहे हैं। पर क्या होता है, कई बार हम लोग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ करते हैं। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करते हैं, जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या क्या हो गए, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब का हम लोग यूज़ करते हैं, और इनको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए इनको यूज़ करते हैं क्योंकि देखिए, आपको पता है ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जैसे इसका हम लोग क्या करा देंगे, जैसे सोडियम हम लोग यूज़ कर लिए जिंक ऑक्साइड के साथ। तो जब सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक ऑक्साइड से, तो सोडियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और जो जिंक है ये आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन पार्ट को जो है जिंक मेटल पार्ट से सेपरेट आउट कर दे रहा है। तो ये भी आपका काफ़ी अच्छा तरीका माना जाता है रिडक्शन का, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, मैंगनीज मेटल का यूज़ करते हैं। क्या है, जैसे आपका मैंगनीज मिडिल में आता है रिएक्टिविटी सीरीज के। अब इसका हमने क्या किया, ऑक्साइड ऑब्टेन कर लिया, मैंगनीज ऑक्साइड। अब मैंगनीज ऑक्साइड से हमारा एम है किसको रिड्यूस करा के हम मैंगनीज मेटल ऑब्टेन कर लें। तो देखिए, रिडक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एल्यूमिनियम का यूज़ करेंगे, एल्यूमिनियम मेटल का यूज़ करेंगे। हमको पता है एल्यूमिनियम मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिविटी होती है इसकी। तो इस एल्यूमिनियम को इन फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर हम लोग यूज़ करेंगे, किसके लिए, रिडक्शन के लिए। और रिडक्शन के लिए क्या होगा, जो रिएक्शन होगा ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट फॉर्म होगा मैंगनीज मेटल, जो हमको चाहिए था। ये मैंगनीज मेटल का फॉर्मूला होता है Mn। साथ में एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन होके क्या फॉर्म कर लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, और साथ में आपका हीट रिलीज हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो एल्यूमिनियम है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या हो गया, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन। और जो MnO2 था ये रिड्यूस हो गया, इससे ऑक्सीजन पार्ट सेपरेट आउट हो गया, और जो हमारा मेन मेटल चाहिए था हमको, मैंगनीज, ये ऑब्टेन हो गया। और ये जितने भी इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें हीट रिलीज होता है, इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन के एंड में भी लिखे हैं यहाँ पर हीट। तो ये सब जो रिएक्शन होती हैं ये सब हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं, और यहाँ पर हीट हमें इतना ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है कि जो मेटल ऑब्टेन हो रहा है इसका जो स्टेट है वो मॉल्टेन स्टेट में होता है, या फिर जिसको हम लोग लिख सकते हैं लिक्विड स्टेट।
तो इतना लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है, ये आप सोच सकते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके एक आपका नया रिएक्शन आता है, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस थर्माइट रिएक्शन में क्या करते हैं, जैसे हमने Mn का ऑक्साइड लिया था, हम लोग क्या करते हैं, आयरन का ऑक्साइड लेते हैं। आयरन का ऑक्साइड क्या हो गया, Fe2O3। अब इस आयरन के ऑक्साइड को हम लोग यूज करते हैं, रिएक्ट कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ, और रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलता है, Fe आयरन जो आपको मेटल चाहिए था, साथ में Al2O3 यानी एल्यूमिनियम अपना ऑक्साइड बना लेगा, और साथ में लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगा। अब लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगा, साथ में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि ये जो Fe हमको मिल रहा है, इसका जो स्टेट होगा वो मॉल्टन स्टेट होगा या फिर लिक्विड स्टेट होगा। और ये रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन का यूज़ हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, या फिर जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर जब आप लोग इसको लिखिएगा नोट्स में, तो थर्माइट रिएक्शन के आगे आप लोग लिख लीजिएगा कि रेलवे ट्रैक्स या फिर जो आपके क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कुछ मशीन पार्ट टूट जाते हैं, उसको जोड़ने में इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो रिएक्शन है, ये एक तरह से ये मेथड भी है आयरन को ऑब्टेन करने का। इसके ओर से आयरन का ओर क्या होता है, थोड़ा नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि कंपटीशन में पूछ सकता है। आयरन का ओर होता है Fe2O3। आयरन के कई सारे ओर होते हैं, पर Fe2O3 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ओर है, और इस Fe2O3 का नाम होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, HAEMATITE। हेमेटाइट क्या होता है, आपका आयरन का ओर होता है। ठीक, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, और फॉर्मूला हो गया Fe2O3। अब स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कवर कर लिया दो मेजर पार्ट। कौन कौन से, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स जो लो वाले थे वो पढ़ लिए, और जो मिडिल में थे सीरीज के उनको पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं जो मेटल्स हाई रिएक्टिविटी के होते हैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जो भी मेटल्स टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में होते हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इनका एक्सट्रैक्शन अगर हम सोचें कि डायरेक्ट कंपाउंड से क्या कर दें, रिड्यूस कर दें कार्बन वगैरह यूज करके, तो वैसे पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऑक्साइड है, किसका, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम का ऑक्साइड हो गया, या फिर मैग्नीशियम, या फिर कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया, या फिर एल्यूमिनियम, ये सब हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब अगर हम सोच लें कि इनका ऑक्साइड हमारे पास है और इसका रिडक्शन हम कर लें कार्बन का यूज करके, तो ये पॉसिबल नहीं होता। और इसका रीज़न ये है कि जो मेटल्स का एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के साथ, वो कार्बन के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या करता है, जो हमारा मेटल है वो ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाने में, वो ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा, और वो कार्बन के साथ कंबाइन होने नहीं देगा। अब इन मेटल्स को अगर हमको ऑब्टेन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जो ये मेटल्स और ऑक्साइड हैं इसका हम लोग रिडक्शन करा लेंगे, और फिर जो हमको मेटल चाहिए उसको ऑब्टेन कर लेंगे। अब एग्जांपल के लिए जो आपके सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, ये सब टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। तो इनको हम लोग ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, और इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं हम इनके मोल्टेन क्लोराइड्स का। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक तो होता है आपका कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड पे क्या होता है, आपका रिडक्शन होगा, यहाँ पर होता है रिडक्शन, और जो आपको एनोड वाला पार्ट है यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो आपके मेटल्स हैं वो कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं, यानी कि कैथोड पे आपको मेटल डिपॉजिटेड मिल जाएगा। और कैथोड का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। आपको पता है इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है उसका नाम होता है एनोड। तो जैसा कैथोड वाले पार्ट पे हमको मेटल डिपॉजिट मिल रहा है, ठीक इसी तरह जो हमारा एनोड वाला पार्ट है यहाँ पर क्लोरीन लिबरेट होता है, यानी क्लोरीन रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम का सोचें तो सोडियम का मोल्टेन क्लोराइड क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। अब देखिए NaCl में क्या होगा, कैथोड पर एक रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन एनोड पर होगा। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, आपका Na+ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके Na फॉर्म कर लेगा, मतलब ये रिडक्शन हो गया। और ठीक इसी तरह एनोड पर क्या होगा, जो आपका क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन, इसमें क्या होगा, Cl2 गैस फॉर्म हो जाएगा, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से जो आपका सोडियम मेटल है ये एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ये ऑब्टेन हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ सोडियम मेटल का देखा, ठीक इसी तरह जो एल्यूमिनियम मेटल है इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से,
किसके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तो हमको कैथोड पे क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर सोडियम मेटल ऑब्टेन हो रहा है। अब यहाँ पर आप लोग ये भी मेंशन कर लीजिएगा कि जो आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, इसके मोल्टेन क्लोराइड से। पर जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसके मोल्टेन ऑक्साइड से। ठीक बच्चों, इसको याद रख लीजिएगा, ये डिफरेंस है आपका कि यहाँ पर आपका मोल्टेन ऑक्साइड यूज हो रहा है और यहाँ पर आपका मोल्टेन क्लोराइड यूज हो रहा है। अब यहाँ तक जितना भी स्टेप्स हमने पढ़ा उसमें क्या था, हमको मेटल ऑब्टेन हो गया। अब मेटल ऑब्टेन जो हो रहा है यहाँ पर तक हमको इम्प्योर मेटल हो रहा है। अब इसके बाद जो हमने 3 कैटेगरी में पढ़ा, यानी लो, मिड और हाई रिएक्टिविटी, ये तीनों सीरीज तो हमने पढ़ लिया। पर अब जो हमको यहाँ तक मेटल ऑब्टेन हुआ, ये क्या है, इम्प्योर है। तो इसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए, ताकि हमको प्योर मेटल मिल जाए, हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं। और इस रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में जो सबसे ज़्यादा यूज्ड मेथड है वो मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हमें इम्प्योर मेटल सब तक मिला, इसका हम लोग क्या करें, प्योरिफिकेशन करें, और प्योरिफिकेशन करने के बाद हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर लें। अब ये जो आपका मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है इलेक्ट्रोलिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके। आपके कई सारे मेटल, फॉर एग्जांपल कॉपर, जिंक, टिन हो गया, लेड हो गया, निकल हो गया, सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम, ये सब को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से ही रिफाइन करते हैं। अभी जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड है इसको समझते हैं कि ये क्या होता है और इसका सेटअप कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है सेटअप करने का कि अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, यानी हम इम्प्योर मेटल का यूज करके पहले क्या करेंगे, एनोड का फॉर्मेशन करेंगे, और कैसा, थिक लेंगे। ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है कि अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड, कैथोड कैसे बनाएंगे, प्योर मेटल से। ठीक, आप लोग यहाँ मेंशन करते आइए कि एनोड में क्या यूज कर रहे हैं और कैथोड में क्या यूज कर रहे हैं। कैथोड में हम यूज कर रहे हैं थिन स्ट्रिप और प्योर मेटल का यूज कर रहे हैं जो कैथोड साइड है, लेकिन जो एनोड साइड है वहां पर क्या है, हम थिक ब्लॉक यूज कर रहे हैं और साथ में यहाँ यूज कर रहे हैं इम्प्योर मेटल। फिर थर्ड पॉइंट है सेटअप का, अ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड, यानी जो भी मेटल हमको रिफाइन करना है उसका एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे और उसको एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। जो ये कैथोड वाला पार्ट है, सेकंड पॉइंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से कॉपर का जो रिफाइनिंग होता है उसके सेटअप से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्या किया हमने कि जो इम्प्योर कॉपर था उसको एनोड यूज किया। ठीक, आपके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। जो आपका एनोड है वो मोटा है, थिक स्ट्रिप है, और जो आपका एनोड जो कैथोड है वो पतला है। तो देखिए प्योर कॉपर को एज अ कैथोड यूज कर रहे हैं, जो अभी लास्ट पॉइंट पे हमने मेंशन किया था। अब यहाँ जो हमको मेटल रिफाइन करना है वो है कॉपर, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए यानी इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करेंगे, एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट यूज करेंगे इस कॉपर का। तो यहाँ पर यूज किया हुआ है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट क्या हो गया, CuSO4। तो देखिए हो क्या रहा है, जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और जब इसमें करंट पास हो रहा है, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है, तो यहाँ से जो इम्प्योर मेटल है कैथोड में, सॉरी एनोड में, जो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो आपका इम्प्योर मेटल है ये डिसॉल्व हो जाता है और ये इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है इसमें चला जाता है। और वहीं पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसमें कुछ अमाउंट में क्या होगा, प्योर मेटल आपको मिलेगा। तो ये प्योर मेटल जो है आपका यहाँ कैथोड पे चला जाता है, यानी यहाँ से आपका मेटल निकल रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है, और यहाँ सॉल्यूशन से आपका जो प्योर मेटल है वो कैथोड पे जा रहा है। अब जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है इसमें क्या होगा, आपका इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होगा। तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी इस इम्प्योर मेटल में वो क्या होगा, सॉल्यूशन में ही मिल जाएगा। बाकी जो इनसॉल्युबल होंगी इम्प्योरिटीज वो क्या होंगी, नीचे आके ऐसे बैठ जाएंगी, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, आपका इम्प्योरिटीज है। और ये जो इम्प्योरिटीज नीचे आके बैठ जाएंगी इनको एक अलग नाम दिया जाता है, इनको हम लोग कहते हैं एनोड मड। ठीक, तो ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, एनोड मड। जो आपके इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल थी वो नीचे आके बैठ गई और इसको हम लोग नाम देंगे एनोड मड। तो अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समराइज करें तो देखिए जो मेन पॉइंट है
वो ये निकल के आ रहा है कि जो हमारा एनोड वाला पार्ट था, इसमें से क्या हो रहा है, प्योर मेटल इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जा रहा है, और जितना यहाँ से प्योर मेटल निकल के इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ प्योर मेटल इस इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे वो था एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसको हम लोग एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके। और बाकी जो एनोड और कैथोड है, इसका हमने पॉइंट ऑलरेडी लास्ट पेज पे डिस्कस कर लिया कि क्या होगा, ये थिक यूज करेंगे, इम्प्योर यूज करेंगे, और इस साइड थिन यूज करेंगे, और ये प्योर मेटल यूज करेंगे। और जो ओवरऑल आपका फाइनल रिजल्ट है, फाइनल प्रोडक्ट यानी जो प्योर कॉपर मेटल है, वो आपको कैथोड पर ऑब्टेन हो जाएगा, इस साइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका ओवरऑल पॉइंट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में, और यहाँ पर हमारा टॉपिक ऑकरेंस ऑफ मेटल खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में, और साथ में कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम लोग कोरोजन को रोक सकें, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के मेथड्स देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।